रश्मि रथी के इस द्वितीय स्वर का भावार्थ यह है कि कोई पथिक एक बार जंगल से जा रहा होता है और उसे महर्षि परशुराम की कुटिया दिखाई देती है, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र और यज्ञ दोनों एक साथ उसे दिखाई देते हैं। तो वो अचरज में पड़ जाता है कि क्या कोई सन्यासी अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण कर रहा है या फिर कोई अस्त्र शस्त्रधारी सन्यासी से कुछ पूछने मार्गदर्शन लेने आया हुआ है। और दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत कैसे पड़ी उसे समझ में नहीं आ रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये था परशुराम की कुटिया जो कि कर्ण को शस्त्र विद्या सिखा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कर्ण को कोई गुरु नहीं मिलता है, इसलिए वह परशुराम से झूठ बोलता है कि वह विप्र यानी ब्राह्मण है, क्योंकि शूद्र पुत्र मतलब शूद्र वंश से होने के कारण उसका कोई गुरु क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं हो पाता है, हमारे जातिवाद के कारण, जाति दुर्भावना के कारण। लेकिन कर्ण के चेहरे पर इतना तेज होता है, उसके पास सूर्य कवच होता है, इसलिए किसी को भी विश्वास हो जाता है कि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय रहा होगा। फिर परशुराम और कर्ण का संवाद होता है कि तुम इतना व्रत मत रखा करो, तुम इतना कठोर तपस्या मत करो, ब्राह्मण का धर्म होता है त्याग, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब शस्त्र विद्या ग्रहण करते समय भी त्याग और कम खाने के व्रत का पालन करो, क्योंकि इससे तुम्हारा स्वास्थ्य गिर जाएगा और तुम एक योद्धा वीर योद्धा नहीं बन पाओगे। फिर क्षत्रियों से मुकाबला कैसे करोगे, क्योंकि परशुराम ने प्रण लिया था कि वो इस धरती को क्षत्रिय विहीन करके रहेंगे, और कर्ण ने भी कहा था कि वो अर्जुन के खिलाफ लड़ना चाहता है। तो इन दोनों का एक तरह से मकसद एक था। फिर होता यह है कि जब परशुराम कर्ण के घुटने पर गोदी में सिर रखकर सो रहे होते हैं, एक कीट उसे काट लेता है और वो अपने हाथ से उसको हटा नहीं पाता है बिना गुरु को हिलाए, और अत्यंत पीड़ा सहते हुए वह चुपचाप बैठा रहता है कि गुरु की नींद न टूट जाए। लेकिन जब उसका खून बहने लगता है तो गर्म खून की धारा से गुरु जग जाते हैं, और परशुराम को आश्चर्य होता है कि वो उनका शिष्य ब्राह्मण होते हुए इतनी सहन शक्ति कहाँ से लेकर आया। तब वो उससे प्रश्न करते हैं कि तुम हो न हो क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। उसी समय कर्ण भी सोच रहे होते हैं कि गुरु मुझे कितना प्यार करते हैं अपने पुत्र की भांति, और मैंने इनसे झूठ बोला, मैं कैसे इनको सच बोलूं। और ये बात सामने आ जाती है। तभी वो बोलते हैं, हे गुरु मुझे क्षमा करें, मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल सही है, बाकी हर बात मैंने आपको सच बोली है, सिर्फ ये बताने के अलावा कि मैं विप्र नहीं सूत्र हूँ। तो परशुराम उसे श्राप देते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम जब जरूरत होगी तुम्हें उस वक्त भूल जाओगे। फिर भी कर्ण उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परशुराम कहते हैं कि अब अगर तुम यहाँ रुके तो मैं अपना श्राप वापस लेने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे जातिगत दुर्भावना के कारण एक योग्य युवा को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, उसकी सीखी हुई कलाओं से भी उसे वंचित होना पड़ता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम महाभारत जैसे हमारे महान ग्रंथ से शिक्षा लें और समानता की ओर अपने समाज को, अपने घर को आगे बढ़ाएं, जहां बेटी बेटे का भेद ना हो, जाति समाज का भेद ना हो। इस प्रसंग की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें परशुराम बताते हैं कि कर्ण हथियार वही व्यक्ति उठाने का अधिकारी है जो कि कठोर हो और साथ के साथ कोमल भी हो। मतलब अधिकार उस आदमी को मिलने चाहिए जो उनका मानवीय गुणों के साथ पालन कर सके। जिसके पास अधिकार आने से वो मानवता को भूल जाता है, वो उन अधिकारों का अधिकारी नहीं है, और ऐसे लोगों के हाथ से अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। और दूसरी बात हमें यहाँ ये सीखने को मिलती है कि राजा जब कुमार्ग पर चलने लगता है तो उसका हटना जरूरी है। इसलिए परशुराम ने यह प्रण लिया था कि जो राजा बेवजह युद्ध करते हैं और अपनी प्रजा को परेशान करते हैं, लूटते हैं, उनका सर्वनाश सुनिश्चित होना जरूरी है। और यही हमारे आज के समाज की भी स्थिति है। जब हमारे राजा मतलब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे नेतागण हमारे समाज को जातिवाद और धर्म के दलदल में धकेलना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित करना चाहते हैं, हमें सोच समझकर निर्णय लेने और संयुक्त रूप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमारे समाज और देश का विकास सुनिश्चित हो सके। जय भारत।